और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर की 93 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और वोटिंग के बीच में इंडिया वॉइस लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा। इसी बीच बड़ी खबर, देश भर में दोपहर 1 बजे तक 39% से ज्यादा मतदान हुआ है। यहां पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 49% से ज्यादा वोट पड़े और असम में 45.88% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही साथ आगे बात करें बिहार की, तो बिहार में 36.69% वोट अब तक डाले गए। वहीं छत्तीसगढ़ में 46.14% वोट पड़े और दादर नागर हवेली में 42.29% वोट अब तक डाले गए। तो वहीं दमन दीव में 34.98% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर, 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। गुजरात में 37.83% वोटिंग हुई है और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 41.59% वोट अब तक डाले गए। मध्य प्रदेश में 44.67% वोट अब तक डाले गए हैं। 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं। और महाराष्ट्र में कम, जबकि ज्यादा होना चाहिए, 31.55% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें एक बार फिर से, तीसरे चरण में भी कम वोटिंग, 38.12% वोट हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है। और तो वहीं पश्चिम बंगाल अपने फर्स्ट एंड सेकंड फेज के बाद लगातार बढ़त बनाए हुए है। तीसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल में 49.27% वोट डाले गए और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी सामने, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वोट डालने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके ठीक साइड में तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी वोट करने पहुंचे। नारायण राणे भी वोट करने पहुंचे। चौथी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर बीजेपी के उम्मीदवार है। और वहीं 5वीं तस्वीर जो है तो कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल की है। गुजरात में वोटिंग करने पहुंची टीएस सिंहदेव, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और फिलहाल कांग्रेस नेता हैं। वोट करने पहुंचे। 6 तस्वीरें आपके सामने उन 6 लोगों की जिनके वोट करने से भले ही एक वोट की, एक आदमी के वोट की कीमत 1 वोट ही है, लेकिन इनके वोट से संदेश जाता है आम आदमी को कि वोटिंग करिए। जब वीवीआईपी निकल सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं, जरूर वोट करें, खुलकर वोट करें और मौसम को मत देखिए। लोकतंत्र के पर्व में शामिल होइए और वोट करिए। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, 6 तस्वीरें, अहम तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गौतम अडानी, नारायण राणे, मुमताज पटेल और टीएस सिंहदेव, ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आज वोटिंग जो है वो चल रही है और क्या आम आदमी, क्या वीआईपी, क्या वीवीआईपी। सुबह सुबह पहली तस्वीर ऐसी एक आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था अहमदाबाद में। और 6 तस्वीरें इस वक्त महासंग्राम 2024 से जुड़ी हुई। तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। 93 सीटों पर यह वोटिंग है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं और उन्हीं से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने। उसके आगे बढ़िए तो शरद पवार की तस्वीर आपके सामने, जो कि एनसीपी एससीपी के प्रमुख हैं। सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं, वो भी वोट डालने पहुंची। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार है, केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा एक और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। रेवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर से विधायक। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। मंगू भाई पटेल गुजरात से और जगदीश शेट्टार बीजेपी उम्मीदवार है, ये भी कर्नाटक के जाने माने चेहरे। तो पहले 6 तस्वीरें आपने देखी और 8 तस्वीरें अभी है। शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर प्रहलाद जोशी तक। और एक और बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश की 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर। बरेली में सबसे कम 34.93% वोटिंग हुई है। आगरा में 36.89% वोट पड़े अब तक और वहीं आंवला में 36.95% वोट डाले गए। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बदायूं में अब तक 1 बजे तक 34.97% वोटिंग हुई है।
एटा में 39.87% वोटिंग हुई है। तो वही फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 39.09% वोटिंग हुई है फतेहपुर सीकरी में। फिरोजाबाद 40.06% वोटिंग। अक्षय यादव है यहां से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। हाथरस में 37% से ऊपर वोटिंग हुई है। और वहीं मैनपुरी की बात करें, हॉट सीट 38% अब तक वोटिंग 1 बजे तक का आंकड़ा आया है। और कुल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 38.12% वोटिंग हुई है 10 सीटों पर। संभल ने मैदान मारा है अब तक वोटिंग में, 1 बजे तक 42 से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो 42% से ज्यादा वोटिंग के साथ संभल पहले स्थान पर। और कुछ और तस्वीरें भी, अरुण साहू की तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये 4 तस्वीरें और, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने पहुंचे अरुण साहू। छत्तीसगढ़ के पूर्व माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री हैं। और इसके साथ ही साथ वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी की तस्वीर आपके सामने है। और बीजेपी उम्मीदवार एक और पल्लवी डेम्पो की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं पूरी इस पिक्चर को। तो 6 तस्वीरों के जरिए आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं। पिक्चर क्लियर है। अभी तक की 1 बजे तक की ये वोटिंग परसेंटेज है, जिनके जरिए ये समझा जा सकता है कि वोटर्स का रुझान किस तरह का है। बड़ी बात यह है, बड़ी तस्वीर यह है कि वोट करिए, यह आपका हक है और आपका फर्ज भी है। आप जो वोट करेंगे उससे आपके अगले 5 साल का भविष्य, इस देश का भविष्य तय होगा। तो जरूर वोट करें। 4 और तस्वीरें आपकी, विश्वदेव साय की तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, दूसरी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जयवीर सिंह जो कि मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और चौथी तस्वीर दयाराम नारायण राणे, ये बीजेपी उम्मीदवार हैं। 4 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें, वोटिंग से पहले पूजा पाठ की तस्वीरें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पाठक हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम पाठक जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ। विजय कुमार जुड़ गए हैं, बदायूं से संवाददाता हैं। और श्रीकांत दास हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, चूंकि अभी तक 1 बजे तक की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग प्रतिशत है वो 38% के इधर उधर घूम रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद भी तीसरे चरण में कुछ खास फर्क नजर नहीं आया, बल्कि एक चिंता का विषय बन गया लोगों के लिए, चुनाव आयोग के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि तीसरा चरण है, वोटिंग नहीं हो रही है उतनी जिस हिसाब से होनी चाहिए। जिस तरह की वोटिंग का परसेंटेज सामने आ रहा है वो काफी चिंताजनक है। कड़कड़ाती जो गर्मी है और चिलचिलाती धूप है, ये आड़े आ रही है मतदाताओं के सामने। और कहीं न कहीं उत्साह की कमी देखी जा रही है मतदाताओं में, जिसकी वजह से ये वोट परसेंट बढ़ने के बजाय पहले और दूसरे चरण की तरह एकदम टिका हुआ है एक जगह पर। एक बड़ा चिंता का विषय है, 5 साल का भविष्य है और उसके बावजूद ये परसेंटेज का ना बढ़ना वो एक चिंताजनक है। चुनाव आयोग, प्रशासन, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वोटिंग परसेंट बढ़ाया जाए, मतदाता घरों से निकलें। नारा भी दिया जा रहा है कि पहले मतदान फिर मतलब अन्य काम, फिर जलपान करें। बावजूद इसके जो है परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, पहले जैसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। प्रियम हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, क्या कह रहा है ये वोटिंग परसेंटेज? इस पूरे वोटिंग परसेंटेज को हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने लिहाज से, अपने अपने फायदे से, अपने अपने नफे नुकसान से सेट कर रही है, लेकिन वाकई में ये क्या है? बिल्कुल, देखिए, पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और उसमें भी जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली। हालांकि चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि जिस तरीके से उसने कैंपेनिंग करी है, जगह जगह पर जाकर जो है लोगों को जागरूक करने के अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए हैं, तो उनसे मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद
मतदान प्रतिशत में उस तरीके से इजाफा नहीं देखने को मिला जिसकी चुनाव आयोग को उम्मीद थी। और कहीं ना कहीं इस घटते हुए मतदान प्रतिशत ने चुनाव आयोग के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की भी चिंता जो है उसको बढ़ा दिया है। और कई कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के जो समीकरण हैं उनको भी काफ़ी हद तक बिगाड़ा है। और यही वजह है कि चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सभी घटते हुए मतदान प्रतिशत को लेकर चिंतित नजर आ रही हैं। चूंकि सबको उम्मीद थी कि उनके वोटर्स निकलेंगे, जाएंगे, बड़ी संख्या में मतदान होगा, लेकिन इन सब के बावजूद जो उम्मीदें थी वो परवान नहीं चढ़ पाई हैं। और उसका ये नतीजा अगर आप देखें तो जैसे पहले और दूसरे चरण के बीच में मतदान प्रतिशत देखने को मिला था, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो अब तक आ चुका है, करीब 38% मतदान अभी तक हो पाया है। 10 सीटों में मतदान चल रहा है। अब महज 4 घंटे का वक्त बचा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे उसको वोट डालने को दिया जाएगा और उसके बाद ही वोटिंग जो है वो बंद की जाएगी। तो अभी उम्मीद है चुनाव आयोग के कि शायद दिन है, चूंकि दोपहर का है, गर्मी हो रही है, सूरज चढ़ा हुआ है, तो शायद अब इसके बाद जो मतदान प्रतिशत आएगा, चूंकि सूरज ढलने लगेगा, तो शायद उससे इजाफा जो है वो देखने को मिले। क्योंकि पहला जो मतदान प्रतिशत 9 बजे का आया था, अगर आप उसको देखेंगे तो थोड़ा तेजी के साथ में मतदान हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज चढ़ता गया, उसके बाद मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल अभी चिंता का सबब बना हुआ है। देखना होगा कि शाम को जो फाइनल फिगर आता है वो क्या कुछ रहता है। और पिछली बार का जो 2019 के मुकाबले इन सीटों को अगर कंपेयर किया जाएगा तो देखना होगा कि क्या उससे इस बार ज्यादा होता है या कम होता है, या कितना अंतर जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, प्रियम बने रही हमारे साथ। विजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए बदायूं से। विजय, मौसम तो देखिए कहीं ना कहीं मुश्किल कर रहा है, और ये इस बात से भी पता चल रहा है कि सुबह जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब से अब आपके चेहरे पर भी थकावट साफ देखी जा सकती है। नजर आ रहा है कि मौसम जो है वो गर्मी बढ़ा रहा है लगातार, और जाहिर सी बात है जब आप पर इसका असर है तो वोटर्स पर किस तरह से असर होगा। फिलहाल बदायूं का वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है? देखिए, आपको बता दें कि अगर बदायूं की बात की जाए तो जिस तरह से देखिए सुबह जो ठंडक मौसम में थी और 11 बजे के बाद जो मौसम गर्म हुआ है, तो उसको देखते हुए मेरे पीछे देखिए साफ देख सकते हैं जिस तरह से छांव मतदाता जो है छांव पकड़ रहा है। और यहाँ पर जिस समय मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, बदायूं शहर का सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। यहाँ पे 6 बूथ हैं और एक बड़ी संख्या में वोटर यहाँ पहुंचते हैं। पर जो यहाँ पे मतदाताओं की देखिए पीछे जैसे हम देख पाते हैं कि किस तरह से एकदम से सन्नाटा जो बूथ पर छाया हुआ है। लोग जो अपना मतदान करके आ रहे हैं, जो वोट डाल के आ रहे हैं, वो छांव में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो एकदम बढ़ने के कारण जो है ना के बराबर मतदाता जा रहे हैं और घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है गर्मी का असर साफ वोटिंग पर देखा जा सकता है। विजय हमारे साथ बने रहिए आप हमारे साथ। दुर्ग से भी इंडिया वॉइस संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए श्रीकांत दास। श्रीकांत, दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में फिलहाल क्या स्थिति है वोटिंग को लेकर? कितना असर मौसम बन रहा है, रुकावट बन रहा है, या फिर वोटर्स जो है वो इस इरादे के साथ लगातार बने हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं कि मौसम से हम नहीं रुकेंगे, हमें तो वोट का इस्तेमाल करना है? जी, जैसे बताना चाहूंगा कि सवेरे का मौसम काफी खुशनुमा था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और 11 बजते बजते यहाँ पे धूप कड़क हो गई, हवाएं काफी गर्म चल रही, लेकिन वोटर्स अभी भी उनका मनोबल टूटा नहीं है गर्मी को लेकर के। लगातार वो अपने वोट मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ यंग जनरेशन के हमारे एक मतदाता, उनसे हम पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है वोट देकर के? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मेरा पहला वोट था, तो ये गर्व की बात है हमारे लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए, जो हम अपने देश के प्रतिनिधि को चुने। क्या था आपके मन में, क्या था जब वोट देने गए, बटन दबाया, क्या मन में था? बेरोजगारी, महिला, या देश, या राम मंदिर, क्या आपके मन में चल रहा था? देखिए, धर्म तो नहीं था, लेकिन पहली बात ये थी जो अभी तक कुछ वर्षों से हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये आशा है कि आगे चल के उससे ज्यादा डेवलपमेंट हो और ज्यादा युवाओं के लिए जॉब हो और ज्यादा विकास हो। तो ये सोचना मेरे जैसे कि आप सुने कि मतदाता युवा भी आज निकल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ में है। ऐसे कई युवा हमें दिखे, 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी आज वोट डालते हुए नजर आए। श्रीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम आएंगे बाकी के अपडेट्स लेने के लिए। एक बार अनिल पाठक का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जरा
ये समझा दीजिए कि आज जब वोटिंग लगातार चल रही 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, तो इनमें संभल जो है यूट्यूब में भी है, कौन सा वो घर में सबसे आगे निकल गया है और बाकी जो लोकसभा सीट है वो सब ये पीछे फैसला है। में आएगा। अपने अंदाज में मुझे और दर्शकों को इसका विश्लेषण समझा दीजिए कि संभल में जो बम्पर वोटिंग है ये क्या कहती है। वोट है इसको भाजपा अपने नजरिए से देख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपना गणित लगा करके जीत का दावा करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोट परसेंट बढ़ा हुआ है, ये जो हमारे वोटर हैं इनमें उत्साह है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनमें उत्साह नहीं है, जिसके कारण जो है वो परसेंटेज पंबल सीट पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें अन्य सीटों पे, क्योंकि यही समीकरण अन्य जगहों पे भी है और गणित का फार्मूला तो सेम होता है, इस लिहाज से ये जो दावे हैं वो दावे ही हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो परिणाम के बाद ही पता चल क्या पाएगा। संभव है कि इसमें शफीकुर रहमान वर्ग का जो फैक्टर है वो जुड़ा हुआ हो कहीं? देखिए, अब शफीकुर रहमान वर्ग का फैक्टर है ही, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के अब उसमें रही, उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और ये जो पंबल जो गढ़ है ये माना जाता है समाजवादी का है। यादव बेल्ट की कई सीटें हैं जहां पर तीसरे चरण में वोटिंग चल रही है, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी। तीसरा चरण भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये तीसरे चरण का चुनाव जहां 10 सीटों पर वोट हो रहा है जितेश जी, क्योंकि कहा जाता है कि अधिकांश जो है यादव बेल्ट की जो लोकसभा सीटें हैं वो तीसरे चरण में है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे संभल हो, चाहे बदायूं हो, या ऐसी अन्य जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो यादव बेल्ट की सीटें कही जाती हैं। बिल्कुल, और भले ही 2019 में अगर हम बात करें प्रियम, इन्हीं 10 सीटों में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीती थी। प्रियम, सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस पूरे दौर में अगर हम देखें, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण आते आते एक नया जो है वो विस्फोट कर दिया लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान से, मुसलमानों को आरक्षण के मसले पर बोलकर। आज हमने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर पलटवार करते हुए एक नया जो है वो रंग इसमें डाल दिया, और जाहिर सी बात है एक मुद्दा विपक्ष ने बैठे बिठाए और दे दिया बीजेपी को कि लीजिए आप इस पर भी हमें घेरिए। बिल्कुल, देखिए आज जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें बदायूं है, बरेली है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इसमें से 8 सीटों पर बीजेपी का 2019 में कब्जा हुआ था। मैनपुरी और इसके अलावा संभल की जो ये 2 सीटें थी ये समाजवादी पार्टी के खाते में थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा पूरी की पूरी बीजेपी की आज इस तीसरे चरण में भी दांव पर लगी हुई है, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े चेहरे भी आज इस तीसरे चरण के चुनाव में जो है, अगर आप देखें तो बदायूं से शिवपाल यादव के जो बेटे हैं वो मैदान में है, आदित्य यादव। इसके अलावा फिरोजाबाद में देखेंगे तो आप प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, वो वहाँ से मैदान में उतरे हुए हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव हैं, और उनके विरोध में जो अगर आप देखें बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो जयवीर सिंह है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी चेहरे हैं जिनका आज कहीं ना कहीं उनकी साख आज दांव पर लगी हुई है, और इसीलिए तीसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर अलग अलग तरीके से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि वोटों का कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे किन मुद्दों को उठाया जाए जिसके जरिए मतदाता जो है वो उनकी ओर जो है वो पार्टी की ओर आए। तो हर पार्टी के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, और उनको लेकर वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, सभी कहीं ना कहीं सभी का प्रयास है कि ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएं जिनके जरिए कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में ध्रुवीकरण हो, और उसका सीधे तौर पर पॉलिटिकली फायदा जो है वो राजनीतिक दलों को मिले। तो कह सकते हैं बयानों का दौर जारी है। तीसरे चरण का मतदान आज जारी है, और आज का जो ये वैसे तो सभी चरण अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा चरण चूंकि जैसा मैंने बताया कि कई ऐसे चेहरे हैं जहां पर कई तरीके के प्रयोग भी पार्टियों ने किए हैं, कई तरीके के नए वहां पर समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। तो वो कितना सफल होंगे नहीं होंगे, और आज शाम में जो मतदान प्रतिशत आएगा उसके बाद क्या कुछ वहाँ के रुझान कहते हैं, क्या कुछ वहाँ पे इंटरनल रिपोर्ट्स पार्टियों को मिलती है, तो ये काफी हद तक कह सकते हैं आने वाले बाकी जो चरण के चुनाव हैं उसको भी प्रभावित करती हुई नजर आएंगी। जाहिर सी बात है। विजय, प्रियम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिन सीट्स का बात कर रहे थे, उनमें बदायूं एक अहम सीट है, और चूंकि आप बदायूं में मौजूद हैं इस वक्त, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे पास और आपके पास। आपसे ये समझना चाहते हैं, बदायूं की जब बात हो रही है, आदित्य यादव मैदान में, शिवपाल यादव के बेटे हैं,
शिवपाल यादव पहले जब प्रत्याशी थे और तब के बाद जब आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया गया, क्या ये आकलन सही है कि समाजवादी पार्टी जिस ताकत से थी शिवपाल यादव को जिताने के लिए, आदित्य यादव के प्रत्याशी होने के बाद वो ताकत बढ़ा दी गई और खुद शिवपाल यादव ने चूंकि मोर्चा संभाल लिया इस बात का? देखिए, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जैसे शिवपाल यादव जब मैदान में आए थे और शिवपाल ने जब ऐलान किया कि उनके बेटे जब चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जो देखिए धर्मेंद्र यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से देखिए चाचा के साथ मुझे प्रचार प्रसार में या चाचा के साथ घूमने में जो हिचक होती है, वो मैं अपने भाई के साथ जो है खुल करके प्रचार कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी है। दूसरी चीज, शिवपाल यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं चूंकि युवा जो है बदायूं से प्रत्याशी आए और युवा जो मैदान में आए, तो युवाओं के लिए जो है बढ़ावा दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लंबे समय के बाद अगर शिवपाल का जब वहां से नाम चयनित हुआ और शिवपाल करीब 20 दिन के 22 दिन के बाद मंथन के बाद जब बदायूं आए और बदायूं आने के बाद कुछ दिन के बाद ये घोषणा कर दी कि आदित्य यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर के हाई कमान से बात करेंगे, तो इसके बाद जाकर के तब आदित्य यादव का नाम फाइनल हुआ। हालांकि देखिए शिवपाल यादव ने जो जमीन यहाँ पर तैयार की है, तो कई बड़े चेहरे जो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, चाहे वो आबिद रजा हो या फिर सलीम इकबाल शेरवानी हो या हाजी बिट्टन चूंकि बीएसपी से यहाँ पे विधायक रहे और बीएसपी में विधायक रहे और बीएसपी में थे, तो उनको मनाने के बाद समाजवादी में शामिल करना एक बड़ा जो था। ये यहीं पे अगर जिस तरह से देखिए बीएसपी ने दाव खेला, बीएसपी ने जो है मुस्लिम चेहरे को यहाँ से उतारा, तो हालांकि जो कि 3 बड़े चेहरे जो बदायूं से आते हैं, सलीम इकबाल शेरवानी, रजा और हाजी बिट्टन, तो उनको कहीं ना कहीं बीएसपी का जो दाव है वो फेल हो गया। बिल्कुल मुस्लिम समाज का एक बड़ा बड़े चेहरे जो कहा जाए तो वो आज शिवपाल सिंह यानी कि आदित्य यादव के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब कितना उस पर ये कदम जो है वो काम आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अनिल पाठक चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अनिल पाठक जरा हम आपसे समझना चाहते हैं, संभल भी इसमें अगर हम जोड़ लें, संभल में जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी की तरफ से उतरे, बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को उतारा, लेकिन बीएसपी ने टिकट दे दिया सौलत अली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात इसी फिरोजाबाद सीट की जाए तो बीएसपी ने उतार दिया चौधरी बशीर। बदायूं की बात करें, जब लड़ाई दो तरफ चल रही थी तो बीएसपी ने उतार दिया मुस्लिम खां। ये बीएसपी का जो फैक्टर है, खासतौर पर उन सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है, चाहे वो संभल हो, चाहे बदायूं हो और फिरोजाबाद हो, इन तीनों सीटों पर अगर हम देखें बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट का दांव चलाया। अनिल, कितना ही काम आएगा? देखिए अभी बहुजन समाज पार्टी का जो 24 घंटे पहले निर्णय आया है, वो चाहे बस्ती को लेके हो या फिर जौनपुर को लेके हो, जहाँ पर अचानक कैंडिडेट बदले गए हैं, इसको लेकर के अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि बहुजन समाज पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो जमीन पे है, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जो फौजातीय कैंडिडेट लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेंगे ही समाजवादी पार्टी को। अब कितना नुकसान कर पाते हैं, ये आकलन जो है महत्वपूर्ण होगा। रही बात ये तीसरे चरण की, अजितेश जी, ये नाक का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए और मुलायम परिवार के लिए। ये तीसरा चरण, मुलायम परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, वो चाहे बदायूं हो या फिरोजाबाद हो या फिर मैनपुरी हो। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव स्वयं लड़ रही हैं। मुलायम परिवार के 5 सदस्य चुनाव मैदान में हैं, जिसमें तीसरे चरण में 3 सदस्यों की प्रतिष्ठा एकदम दांव पे लग गई है। और बहुजन समाज पार्टी का जो दांव है, उससे ये मुलायम परिवार के जो किरदार हैं, इनको तगड़ा डेंट भी लग सकता है, इस पे इंकार भी नहीं किया जा सकता है। धरातल पे वोटों का जातीय जो समीकरण है, जो सांप्रदायिक समीकरण है, वो कितना ध्रुवीकरण होता है, उसका परसेंटेज कितना होगा, ये परसेंट तय करेगा और परिणाम को वो प्रभावित करेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट अगर स्वजातीय मतों को
अच्छी खासी तादाद में 25 से 30% भी अगर वो खींच लेते हैं अपनी तरफ, हाँ। तो ये समाजवादी पार्टी के ऊपर एक तगड़ा डेंट होगा, जिसकी भरपाई कर पाना समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। और तो और बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बात भी समझाई। श्रीकांत, दुर्ग की अगर हम बात करें, विजय बघेल और कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेंद्र साहू आमने सामने मैदान में है। ये टक्कर जो है वो क्या समीकरण बनाती है इस पूरे चुनाव में? जैसे कि बताना चाहूंगा कि दुर्ग लोकसभा में लगभग 20,90,414 मतदाता, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। और उसमें भी कहा जाए, जैसे ये चुनाव जो पूरा टोटल एम फैक्टर पे, जैसे कि सामने मतदाताओं से बात करने पे आ रहा है कि एम मतलब मोदी फैक्टर एक आ रहा है, एम मंदिर फैक्टर आ रहा है, एम मुस्लिम फैक्टर आ रहा है। जैसे कि अभी लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है। यस यस यस, मंगलसूत्र आया यहाँ पे। मतलब टोटल इस बार का जो चुनाव लोकसभा का टोटल एम फैक्टर पर लड़ा जा रहा है। अभी लालू प्रसाद यादव का आज एक बयान आता है कि मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया जाए, जो कि बीजेपी का उन पे हमलावर हो जाती है कि एम जो मतलब मुस्लिम को आरक्षण कहीं भी संविधान पे नहीं ऐसा है। और इस तरह की जो बयानबाजी है कहीं न कहीं डेंट करते हुए, सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रही है विपक्षी पार्टियों के लिए। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग लोकसभा में यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ जिले से आते हैं, गृह मंत्री तामध्वज साहू। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही जो दिग्गज नेताओं को अलग अलग जिलों से लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। जैसे कि भूपेश बघेल को नांदगांव से और तामध्वज साहू को यहाँ से महासमुंद। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो राजेंद्र साहू का जो पलड़ा लगभग हल्का नजर इस रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे अपने समर्थकों के साथ में, वो अपने अपने लोकसभा जहां उनको टिकट मिली थी वहां पे वो चुनाव लड़ने चले गए। तो राजेंद्र साहू के पास कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है। और 26 तारीख के चुनाव जब हुई दूसरे चरण की, उसमें नांदगांव जिला जो था वहां पे वोटिंग होने के बाद भूपेश बघेल फ्री हुए, अब वो कैंपेनिंग करने लगे। और अभी भूपेश बघेल को दूसरे राज्य का कार्यभार दिया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे पलड़ा तो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है यहाँ पे विजय बघेल का, और हल्का राजेंद्र साहू यहाँ पे हल्के पड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और ये कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है जब बात छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग लोकसभा सीट की होती है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं तमाम वोटर जो है वो वोट करने के लिए पहुंचे और अपने अपने लिहाज से सबने वोट डालने की अपील भी की, और तमाम तरह से जो है वो यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की गई। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर बेहद अहम है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। जी हां, केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी को झटका देने वाली खबर, जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। खबर यह थी कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए इन मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत से साफ इनकार कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जमानत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को। तमाम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल भी, उन्हें एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। फिलहाल जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर फिलहाल नहीं आएंगे। जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बड़ी खबर, जहां पर खबर यह थी कि चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीदों को झटका लगा है। तो सवाल यह बना हुआ था कि जेल या बेल, लेकिन जेल। जी हां, यह जेल की मोहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई। फिलहाल बाहर नहीं आएंगे, जेल या बेल सवाल था और मोहर लग गई जेल की। केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। काफी लंबी बहस चली, काफी देर तक ये बातचीत चलती रही, बहस चलती रही, जबरदस्त बहस भी हुई और अंत में फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजीत कुमार और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आदित्य जुड़ गए। अजीत, केजरीवाल को राहत नहीं मिली है,
बड़ा झटका माना जाएगा इसे? देखिए बिल्कुल जितेश, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर अगर मैं बात करूं तो, और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव का हवाला देते हुए जमानत याचिका को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और सुबह से ही जिस तरीके से कोर्ट में और तमाम, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिकाकर्ता जो वकील हैं उनकी बात करें या फिर दूसरे पक्ष के वकील की बात करें, तो जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी और लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपने जो बातें रखी गई, कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि संभावना लग रही थी कि आज शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी सही आधार पर, जब तक सही आधार ना हो तब तक हम हर किसी को बाहर अंदर नहीं रख सकते, और ऐसे तमाम जो बिंदु हैं वो यहाँ पर रखा गया। और ईडी की तरफ से भी दलील दी गई कि अगर यहाँ पर जमानत मिल जाता है और चुनाव का हवाला देते हुए अगर जमानत मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर जो संदेश है वो एक गलत संदेश, जो नैरेटिव जो लोगों के बीच में जाएगा वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल अजीत, आपके पास अब मैं लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। बने रहिए हमारे साथ। आदित्य मेरे साथ बने हुए। आदित्य, हुआ क्या? आप 2:30 बजे तक का समय था, कहा जा रहा था कि 2:30 बजे तक फैसला आ जाएगा, और आखिरकार क्या हुआ जिससे ही केजरीवाल को झटका लग गया? देखिए जितेश, आपको बता दें कि आज की ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चुनाव से भी संबंधित और आम आदमी पार्टी से भी संबंधित, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये उनकी जमानत को लेकर जो है ये फिलहाल जो है मामला चल रहा था, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 2:30 बजे का वक्त था और 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आज इस पर कोई फैसला नहीं आएगा। इस मामले पर जो फैसला वो सुरक्षित रख लिया गया है, आज कोई फैसला नहीं है। लेकिन अब तो गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई, हो सकता है इसीलिए तो कहा जा रहा है जितेश कि केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आज उन्हें जमानत मिल जाती तो वो बाहर निकलते, चुनाव प्रचार करते, लेकिन जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है तो एक लंबे समय के लिए जो है यहाँ पर ब्रेक लग सकता है। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकलते, तो ये इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और जितने समर्थक हैं उनके नेता हैं वही चुनाव के बीच और मतदान के बीच जो है उनके साथ नहीं रहेंगे, तो इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया, और सुबह से ही सुनवाई चल रही थी, 2:30 बजे का वक्त था और फैसला जो है आ गया। आज जो है फैसला इस मामले में नहीं सुनाया गया है, अब फैसला सुरक्षित है। जाहिर सी बात है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि 2:30 बजे तक फैसला नहीं सुनाया और सुनवाई आज की पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। अजीत हमारे साथ बने हुए। अजीत, चूंकि फैसला नहीं आया अभी, लेकिन अब चूंकि कोर्ट जब 2:30 बजे उठ गई तो अब गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई, तो माना जाएगा कि लमसम जब तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी फिलहाल इस पर कोई खबर नहीं आनी है, कोई फैसला नहीं होना है। बिल्कुल जितेश, ये सबसे बड़ी जो आज का ये अगर हम बात करें तो बात है, और कहीं ना कहीं ये पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का न केवल एक चेहरा है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े चेहरे पर, क्योंकि दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर और उनके नाम पर ही जो पब्लिक है वोट देती है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी एक इमेज बनाई है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। अब जबकि लोकसभा चुनाव और दिल्ली में 25 मई को छठे चरण के तहत चुनाव होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस चुनाव प्रचार में मौजूद ना रहना वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और आज जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई हो, सुनवाई के बाद अब जो फैसला सुरक्षित रखा, ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब जो कोर्ट की जो है गर्मियों की छुट्टी पड़ जाएंगी, और ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जरूर बन जाएगी। जी आदित्य। बिल्कुल आदित्य, फिलहाल अब क्या माना जाए, क्या अपडेट है फिलहाल मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि पूरी तस्वीर अगर हम देखें अभी पिक्चर अधूरी है, अभी पिक्चर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। जी अजितेश, आपको बता दें कि पिक्चर अभी साफ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इस मामले में और सुनवाई होनी है, और जैसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि लग रहा है कि 9 मई को जो है फिर से इस मामले पर जो है सुनवाई हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तो अब केजरीवाल के लिए इंतजार जो है और बढ़ा है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है इस मामले में फिर से बेंच बैठे बातचीत हो सकता है उन्हें जो है 7 चरणों के मतदान में जो है बाहर निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल आज जो है ये बड़ी
निराशा हाथ लगी है सीएम अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अगर आज वो बाहर आ जाते हैं, उनकी अंतरिम बेल पर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगर सुना देती तो निश्चित रूप से जो है ये केजरीवाल को लेकर एक काफी आम आदमी पार्टी की एक बढ़त होती। लेकिन 9 मई को जो है ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ऐसी संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही बिल्कुल है। अजीत, जो उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, जो कोशिश की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को आज बेल मिल जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भले ही वो चुनाव के लिए मिले, लेकिन ये फिलहाल पक्की खबर है और ये तय है कि अब जब तक अगली तारीख नहीं पड़ती सुप्रीम कोर्ट में, तब तक तो अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना ही पड़ेगा। और वो उसमें भले ही 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितने दिन भी रहेंगे वो, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल दौर होगा, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव बिल्कुल पीक पर है। देखिए बिल्कुल अजितेश, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। और जब तक ये कहा जा सकता है कि उनकी जो बेल है कहीं ना कहीं उस पर एक तगड़ा जो झटका है वो लगा है। हालांकि आज ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो नेता थे वो भी एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। जिस तरीके से कोर्ट में बहस चल रही थी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो इसी बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज उन्हें जमानत जो है वो मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुनवाई के दौरान न केवल इन तमाम मुद्दों को बल्कि ईडी ने जो सांसद संजय सिंह है उसको लेकर के भी बातें रखी। जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि सांसद संजय सिंह जो है उन्हें वो भी अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अगर कल को अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर ये जो एक मैसेज है जो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाना है। बिल्कुल यही दावा जो है वो किया भी गया था कोर्ट के अंदर। आदित्य, अगर हम देखें आज जब बहस चल रही थी तो बहुत जबरदस्त बहस चल रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी की तरफ से, दोनों ही तरफ से जो है एक कटाक्ष से कटाक्ष भरे तीर एक दूसरे के ऊपर छोड़े जा रहे थे और ये दलीलें दी जा रही थी कि कैसे रास्ता बने और रास्ता रुके। जी अजितेश, आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो है एडिशनल सॉलिसिटर एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दोनों मौजूद थे और कोर्टरूम में जो बहस चल रही थी काफ़ी जो है गहमा गहमी रही और पूरे देश की नज़र जो है इस बहस पर बनी हुई थी। तीर जो है दोनों तरफ से छोड़े जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लग रहा था, ईडी से भी सवाल किए गए और साथ ही साथ। चलिए हमारे साथ बने रहिए आदित्य, आपके पास हम आएंगे। अजीत, आपके पास भी आएंगे। बड़ी खबर केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अंतरिम जमानत पर कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। बड़ी खबर जहां पर केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। अंतरिम बेल पर फैसला दिए बिना ही बेंच उठ गई। आप समझिए इस पूरी खबर को। और 9 मई को अगली सुनवाई हो सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है आज की सुनवाई पूरी हो गई और जिस बेंच की तरफ से ही सुनवाई की जा रही थी वो बेंच उठ गई अपने समय से। तो जाहिर सी बात है अब जब अगली सुनवाई होगी तभी ये मामला आगे बढ़ेगा और कोई आदेश आ सकता है पक्ष में या खिलाफ में। लेकिन फिलहाल जब तक ये फैसला नहीं आता अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और इंडिया वॉइस के तो विश्वस्त सूत्र हैं, उनके मुताबिक 9 मई को अगली सुनवाई जो है वो हो सकती है। तो अभी तक की जितनी पिक्चर है वो क्लियर है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो है ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई कि होना क्या है, बेंच उठ गई। इसीलिए हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। आदित्य, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही, आपसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं एक बार। अजीत, अभी ये पिक्चर क्लियर है, आपके पास लौट रहे हैं बीजेपी के नेता पवन गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन गोयल जी, एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग गया, उन उम्मीदों को लग गया जो ये थी कि आज अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो चुनाव प्रचार कर लिया जाएगा। फिलहाल मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि झटका आम आदमी पार्टी को नहीं लगा। आम आदमी पार्टी के आने से पूरी दिल्ली की जनता को झटका लगा। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल का वादा किया, कॉलेज का वादा किया, हॉस्पिटल का वादा किया, वाईफाई का वादा किया, बसों का वादा किया, जन लोकपाल बिल का वादा किया, नौकरियों का वादा किया, उन सारे वादों पे दिल्ली सरकार हीरो रही। दिल्ली सरकार कहाँ हीरो रही? एक के साथ 3 बोतल फ्री। साउथ से
के कविता को क्यों जोड़ा गया? साउथ की कंपनियों को शराब के ठेके क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि हम तो खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को एड ऑन कर लेंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। और ईडी के पास इतने सारे एविडेंस होने के बाद क्यों मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही? अगर संजय सिंह को बेल मिली 6 महीने बाद तो ईडी की कोई कंडीशन ना रखने की वजह से, और अगर इनको बेल दे भी दी गई तो संजय सिंह देखिए क्या कर रहे हैं, बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और यही आज ईडी ने केजरीवाल जी के केस में कहा। और उसके ऊपर भी इन्होंने कंडीशन लगा दी कि एलजी अगर ऐसा ना करें, मतलब एलजी अब आपके इशारे से काम करेंगे। आपने एलजी की कितनी बातें मान ली या आपने दिल्ली की जनता की कितनी बातें मान ली? ये कुल मिला के सिर्फ जनता को भ्रमित करने की बातें हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि जब हम कहते थे कि कांग्रेस चोर है, हम उनको हरा कर राजनीति में आए हैं, तो सारे लोग उस टाइम पे चोर बोल रहे थे। आज ये उन्हीं चोरों को ईमानदार कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तुम भी सारे आज ईमानदार बोलो जी। हम कह रहे थे कि शराब बंद करेंगे, तो हमने बात की शराब बंद करने की, लेकिन जब हम आए तो हमने 24 घंटे शराब खोल दी। तो कहने का मतलब आम आदमी पार्टी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हाई टी, इनकी जगह केवल सुबह नया आरोप, दोपहर को नया आरोप, शाम को नया आरोप, रात को नया आरोप, और केवल आरोप आदमी पार्टी बनकर रह गई है। बिल्कुल, लेकिन आप वो उल्टा एक और आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार, बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली की सरकार खत्म हो जाए और ये एलजी के थ्रू दिल्ली पर राज करें, जैसा कि अभी ये कर रहे हैं। और इसीलिए ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो तमाम सरकारों जो विपक्ष की है उन पर छोड़ रखी है इन्होंने। जी, आप एक बात बताइए, देश में 70 पॉलिटिकल पार्टी हैं, खाली बीजेपी, कांग्रेस और आप तो नहीं है, इन तीन के अलावा 67 पॉलिटिकल पार्टियां और हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि 40 पार्टियों के साथ भारत एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का लाइन और 28 पार्टी इनकी। आप इनको एग्जाम्पल से जोड़ेंगे तो 68 के ही हो जाएंगे। कितनी पार्टियों का भविष्य खतरे में हो गया? क्या एनसीपी, शिवसेना इनके बाद आई है क्या? वो खत्म हो गई? जेडीयू, आरजेडी खत्म हो गई क्या? कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी खत्म हो गई क्या? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम भारत में पॉलिटिकल पार्टियों में तीसरे नंबर पे आ गए हैं, सबसे जल्दी हम एक इंटरनेशनल नेशनल पार्टी बन गए। और उसके बाद फिर ये आरोप भी लगाते हैं। अभी आपने देखा नहीं था गोयल साहब, ये सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन वो एक साथ मिले और ये कहा देखिए हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ये हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब झारखंड में भी। हाँ, मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए, अगर आपने एक सोरेन जी की मैडम को जोड़ा है तो आपने सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं जोड़ा? वही सोनिया गांधी जी थी जिनको ये कहते थे ईडी की फुल फॉर्म बता के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर मेरे को दे दो। बहुत सारी वीडियोस हैं, एक दिन के अंदर मैं कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल में डाल दूंगा। और उनके पैरों में पड़े हुए थे रामलीला मैदान पे। बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 महीने, 1 महीने 1.5 महीने पुरानी है जो इनकी रामलीला में रैली हुई थी। उसके लिए वो एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया आपने? ठीक है, आपका काम है प्रश्न पूछना, लेकिन मेरा काम है आपके प्रश्न का जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, आप जब विपक्ष के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि स्टैंडिंग गवर्नमेंट के प्रश्न भी आप विपक्ष से पूछें। तो मेरा ये प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ने टोटल 50 पॉलिटिकल बिजनेसमैन और देश की पर्सनैलिटी पे आरोप लगाए, सिर्फ एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसका प्रूफ साबित कर। जाहिर सी बात। दूसरा जिन पे भी आरोप लगाए, आज ये क्या कट्टर ईमानदार होगा जिनकी कोर्ट में जाके ये बैठ गए? क्या मेरे सवाल गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए पूछ लेते हैं। पवन जी, हमारे साथ पंकज अवाना जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अवाना जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई चल रही थी वो बेंच उठ गई और कहा जा रहा है कि ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो उम्मीद थी कि केजरीवाल जल्दी बाहर आ जाएंगे, प्रचार करेंगे, वो फिलहाल तो संभव नहीं है। देखिए मिश्रा जी, हम एक ही बात कहते रहे हैं कि लास्ट में संघर्ष की जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अब से ठीक पहले राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार किया गया, बिना नोटिस दिए उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। पूरे 6 महीने वो जेल के अंदर रहे। लगातार लोगों की उम्मीद थी कि सच्चाई की जीत होगी और माननीय न्यायालय ने सच्चाई की जीत की, आज वो बाहर है। वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात आप देखिए, और दिल्ली में जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको भी आप देखिएगा। 9 तारीख की जो डेट लगी हुई है, हमें पूरी उम्मीद है कि 9 तारीख में उनको बेल मिलेगी और सच्चाई की जीत होगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बौखलाई हुई है इस टाइम। आप देखिएगा जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, आज की भाषा पूरा देश देख रहा है।
निम्न स्तर पे वो टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। उनके लिए 140 करोड़ जनता सर्वोपरि है। आपके सहयोगी लालू प्रसाद यादव के बयान से आप कितना सहमत हैं जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण की बात कह रहे हैं? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो मोदी जी की भाषा है वो आप देखिएगा, वो क्या कहते हैं कि अगर इंडिया की गठबंधन बनी, सरकार बनी तो मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। हाँ। आज मोदी जी बौखलाए हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करना चाहते हैं, जो कि लालू जी पिछले दिनों करते आए हैं। लालू जी पर क्या एक बार बता दीजिए सर, कितना सहमत हैं आप उनके इस बयान से? क्योंकि देखिए ये बीजेपी बात कह रही है, जाहिर सी बात है एक राजनीति की अलग दिशा की तरफ इन्होंने घुमा दिया है, मुद्दे से भटका दिया। हमारा मिश्रा जी, हमारा एक मानना है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है, 36 बिरादरी का है, सभी समाज का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा एक ही नारा है, सबको एक साथ लेके चलने का। बाकी ये नेता तय करेंगे कि किसको क्या आरक्षण दिया जाएगा, किसकी कितनी पॉपुलेशन है, किसका कितना अधिकार है, उस पर हम टिप्पणी बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का है, इसमें सभी लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। आज ये हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट के चुनाव लड़ते हैं, ये मुद्दे की राजनीति क्यों नहीं करते? ठीक है, ये 2 करोड़ आपके पास में आ रहा हूँ। एक बार पवन गोयल, चूंकि आपके मित्र और भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन जी पूछ लीजिए, आप पूछ रहे थे। हाँ। अभी आपने देखा 36 बिरादरी की बात कर रहे थे अवाना साहब, और हिंदू मुस्लिम के धर्म की बात कर रहे थे। दिल्ली की सरकार के अंदर, दिल्ली में जब ये धर्म के हिसाब से बांटते हैं ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कुछ, मस्जिदों को, मौलानाओं को सैलरी देना या उनकी केयर टेकिंग करना। तो दिल्ली में गुरुद्वारे नहीं है क्या, मंदिर नहीं है क्या, दिल्ली में चर्च नहीं है, तब इनका धर्म का चश्मा उल्टा हो जाता है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ चला जाता है? ठीक है, आप इस बात आपके बीच में नहीं बोल रहा अवाना साहब, पंकज जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए फिर जवाब ले लीजिए। अवाना जी, अगर मैं बोलता तो आपकी एक बात समझ में ना आती, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। नहीं सर, फैक्ट्स पे बात करो। आप भी तो सारे झूठ बोल रहे थे। आप ये बताइए ना, झूठ बोल रहा हूँ अपनी बारी में काम कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? एक एक करके सुन लीजिए एक बारी। आपकी 15 साल से मैं सुन रहा था। अवाना जी सुन लीजिए। अभी लालू प्रसाद यादव पे आपने कोई टिप्पणी करने के लिए मना कर दिया। अभी 140 करोड़ और 36 बिरादरी की बात करने वाले अवाना साहब ये भूल गए थे इनकी पार्टी के संयोजक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के लिए ही बोलते थे। इन्होंने बिहार का नहीं, पूरे भारत का चारा खा लिया, और देश को पढ़े लिखों की जरूरत है। 9वीं फेल है वो तेजस्वी यादव, जो डिप्टी सीएम था, उसे गले में हाथ डाल रहे थे, तब आपके मुंह में फेविकोल चिपक गया था क्या जब आपने अलायंस कर लिया था? बिल्कुल, 9वीं फेल थे क्या? ठीक है, धर्मे हो गए थे। ठीक है, बोलिए, 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं, 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं, समय नहीं है। अवाना जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए जल्दी से, जल्दी से। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी झूठा पार्टी है जो प्रवक्ता साहब बता रहे हैं मुझे, ये आज लालू जी की बात करते हैं। मोदी जी ने भोपाल के अंदर भी बोला था, अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला, चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया। समय की कमी है, समय की कमी, मैंने आपसे जवाब मांगा था, आपने सवाल उत्तर कर दिया, ठीक है। फिर कभी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लगातार 93 सीटों पर महाकवरेज जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।